हेलो एवरीवन, मैं खुशबू और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन टेक फ्लो। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ईवीएस ब्लॉक 1 का यूनिट फर्स्ट। ये ईवीएस के ऊपर हमारी सेकंड वीडियो होने वाली है। सब प्रीवियस वीडियो में हम फर्स्ट पार्ट कवर कर चुके हैं। जो भी बेसिक था इस चैप्टर का वो सब हमने कवर किया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में और ऊपर कार्ड में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। और हम आर्ट एजुकेशन एंड वर्क एजुकेशन के ऊपर भी वीडियोस बना चुके हैं एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के ऊपर भी हमारी वीडियोस बन चुकी हैं। तो अगर आपने वो वीडियोस भी नहीं देखी हैं तो उनका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप इजीली उन वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और जानते हैं अधिगम के प्रारंभिक स्तर पर पर्यावरण का महत्व, यानी कि जो हमारी प्राइमरी स्टेज होती है उस पर इन्वायरमेंट का क्या महत्व होता है हमारी लाइफ में, तो वही हम जानेंगे। तो इसके बारे में हम प्रस्तावना, इसका जो इंट्रोडक्शन थे ये सब कवर कर चुके थे। तो वो आप जब फर्स्ट वीडियो देखेंगे देन आपको वो सब बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। देन उद्देश्य हमने पढ़े थे कि ईवीएस को पढ़ने के क्या उद्देश्य हैं, क्या किन किन चीज़ों में हम एबल हो पाएंगे इस बुक को पढ़ने के बाद। देन पर्यावरण को समझना कि पर्यावरण को हम किस तरह से समझ सकते हैं, वो सब भी हमने बहुत डीपली डिस्कस किया था। एंड उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो था पर्यावरण। जो अलग अलग टाइप के पर्यावरण है, जैसे मानव निर्मित पर्यावरण, सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण, तो इन सभी के बारे में हमने डिस्कस किया था। आप खुद पढ़ सकते हैं इस पीडीएफ में, आपके सामने पीडीएफ ओपन है। देन उसके बाद ये जो हमारा एक डायग्राम आया था इसको भी हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था कि भौतिक वातावरण, जैविक वातावरण एवं सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण क्या होते हैं। इन सबको भी हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। एंड लास्ट में हमारा एक टेस्ट था जिसे प्रगति जांच कहा जाता है कि हम अपने सेल्फ टेस्ट लेंगे। तो उसके लिए हमें क्वेश्चंस दिए गए थे, इनके आंसर हमें खुद देने थे। तो आई होप कि आपने ये कर लिया हो। और अगर आपने अभी तक इस टेस्ट को नहीं करा है तो कोई बात नहीं, आप अब कर सकते हैं और जान सकते हैं कि आपको अब तक जो भी पढ़ा है आपने वो कितना समझ आया है। आप इनके आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हैं, जिससे आपको आपके आंसर सही है या गलत बहुत अच्छे से पता चल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और आगे के टॉपिक्स को कवर करते हैं। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे बाल विकास में पर्यावरण का महत्व। कि जो बाल विकास है हमारी फर्स्ट स्टेज, जब हम छोटे बच्चे होते हैं तो उस टाइम जो हमारा विकास होता है, हमारी जो डेवलपमेंट होती है, हमारी ग्रोथ होती है, उसमें एनवायरनमेंट का क्या इम्पोर्टेंस है, क्या महत्व है, तो वही हम जानेंगे। तो चलिए पढ़ लेते हैं एक बार इसके बारे में भी। जैसा कि आपने देखा, हम अपने पर्यावरण से गहरा संबंध रखते हैं, इसी में पलते बढ़ते हैं, इससे सीखते हैं, इस पर आश्रित हैं, इसमें योगदान करते हैं तथा इसे प्रभावित करते हैं। जैसे कि ये हमें प्रभावित करता है, ये प्रभाव हमारे जन्म के साथ ही शुरू हो जाता है तथा पूरा जीवन चलता है। बच्चे का संसार अपने शरीर के प्रति जागरूकता से शुरू होकर धीरे धीरे फैलता है, बड़े होते चक्रों की तरह, जिसमें निकटस्थ वातावरण परिवार एवं घर से पड़ोस, विद्यालय तथा उसके पार की दुनिया होती है। अधिगम सबसे पहले तथा मुख्यतः घर तथा परिवार से शुरू होता है। जब बच्चा विद्यालय में प्रवेश ले लेता है, अधिगम केवल विद्यालय में ही नहीं घर तथा समुदाय में भी चलता रहता है। तो यहाँ हमें यह बताने की कोशिश की गई है कि जिस तरह एनवायरनमेंट हमें अपने प्रभाव में लाता है, उसी तरह एनवायरनमेंट को हम अपने प्रभाव में लाते हैं, एनवायरनमेंट को हम प्रभावित करते हैं। आप जानते हैं कि हमारे जन्म से लेकर और हमारी मृत्यु तक एनवायरनमेंट हमारे साथ रहता है, सारे प्रभाव हमारे साथ मृत्यु तक होते रहते हैं। जब हमें अपने बारे में पता लगता है तो हम सबसे पहले अपने शरीर के बारे में जानते हैं कि ये हमारे हाथ हैं, हमारी नाक है, हमारी आंखें हैं, हमारे कान हैं। इन सब के बारे में जानने के साथ साथ जब हम बड़े होते जाते हैं तो हम अपने वातावरण के बारे में जानने लगते हैं, अपने परिवार के बारे में जानने लगते हैं, अपने पड़ोस के बारे में जानने लगते हैं। देन उसके बाद अपने विद्यालय के यानी कि स्कूल के बारे में जानने लगते हैं। हम इतने बड़े हो जाते हैं कि हमारा एडमिशन करा दिया जाता है।
देन उसके बाद स्कूल के साथ साथ हम बहुत सारी चीज़ों को जान पाते हैं, तो यही हमारा विकास होता है। तो विकास में जो ये सारी चीज़ें आ गई, इसमें पूरा ये एक पर्यावरण, एक वातावरण की तरह हो जाता है। एक वातावरण हमारा मीन्स हमारा घर परिवार, हमारा आस पड़ोस, हमारे दोस्त, हमारी फैमिली, सब कुछ एक वातावरण में शामिल हो जाते हैं। देन उसके बाद बच्चे के आसपास का पर्यावरण एक प्राथमिक संदर्भ है जिसके साथ बच्चा संबंध स्थापित करता है। इसमें केवल भौतिक संरचनाएं तथा बाहरी स्थान ही नहीं होते, बल्कि कहानियों, गीतों, त्योहारों तथा मेलों, परिवार एवं समुदाय के त्योहारों तथा अवसरों का सामाजिक एवं एक सांस्कृतिक संसार भी होता है। निकटस्थ पर्यावरण के साथ अन्योन्य क्रिया के सार्थक अधिगम होता है। हर दिन बच्चा प्राकृतिक वातावरण का अनुभव करता है, जैसे कि ऋतुएं, गर्मी, बरसात, सर्दी, आकाश, सूर्य और चांद, जल के विभिन्न आयामों का, पौधों तथा जंतुओं का। यह बहुत निराशा की बात है कि बच्चे समय सारणी, गृह कार्य तथा परीक्षाओं के व्यस्त नित्यक्रम में फंसे हैं। उनके पास यह सब छानबीन कर अनुभव करने का समय और स्थान उपलब्ध नहीं है। यहाँ में बताया गया है कि हमारे आसपास जो पर्यावरण है वो सबसे पहले एक ऐसी चीज है जिससे हम अपने संबंध यानी कि अपने रिलेशन स्थापित करते हैं। फिर चाहे वो किसी भी चीज में हो सकता है। इसमें केवल भौतिक संरचनाएं तथा बाहरी स्थान ही नहीं होते, बल्कि कहानियों, गीतों, त्योहार तथा मेले, परिवार एवं समुदाय के त्योहारों, अवसरों का सामाजिक एवं सांस्कृतिक संसार भी होता है। मीन्स हम कोई कहानी सुनते हैं, कोई गीत गाते हैं, कोई त्योहार होता है, तो उन सब में भी हमारा जो वातावरण है वह हमारे साथ संबंध स्थापित करता है। एक बच्चे का पर्यावरण से इतना गहरा संबंध, इतना गहरा अनुभव होता है कि हम हर वक्त एक वातावरण में, एक पर्यावरण में रहते हैं। जैसे कि अपने अलग अलग ऋतुएं होती हैं, मौसम होते हैं, गर्मी, बरसात, सर्दी और सूरज, चांद, ये सब भी तो हमारा पर्यावरण ही है। तो इसी तरह से पानी, पेड़ पौधे, तो ये सब क्या है? एक पर्यावरण है, एक वातावरण है। तो इन सब के साथ हमारा बहुत गहरा संबंध है। बट यह बहुत निराशा की बात है कि बच्चे इन सबको ज्यादा मीन्स हम कह सकते हैं कि बच्चे इंजॉय नहीं कर पाते अपने पर्यावरण को, अपने वातावरण को। क्यों? क्योंकि उनके स्कूल की ही पढ़ाई इतनी ज्यादा हो गई है, एग्जाम्स, टेस्ट और उनका होमवर्क एंड अदर थिंग्स बहुत ज्यादा हो गई है कि बच्चों को टाइम ही नहीं मिल पाता, जिसके कारण वो अपने वातावरण के साथ घुल मिल नहीं पाते। आप जानते हैं आजकल तो बच्चे फोन में इतना ज्यादा व्यस्त रहते हैं कि कोई और चीज वो देख ही नहीं पाते। देन अब हम आगे चलते हैं। अधिकतर पाठ्यक्रम खोजबीन तथा जीवन के सच्चे अनुभवों के लिए समय तथा स्थान उपलब्ध नहीं करवाते। बच्चों, खासकर छोटे बच्चों को अपने आसपास के संसार को देखने और समझने की स्वाभाविक इच्छा होती है। यह बहुत आवश्यक है कि उन्हें ऐसा पर्यावरण दिया जाए जो उनके अधिगम में सहायक हो और उन्हें सीखने के योग्य बनाए। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 NCF 2005 ने इस लाजवाब अभिलक्षण एवं अवसर को स्वीकारा है। यह बताया गया कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो अपने पर्यावरण से बहुत ज्यादा मिलना जुलना चाहते हैं, एक अच्छे पर्यावरण में रहना चाहते हैं। और यहाँ यही बताने की कोशिश की गई है कि हमें एक ऐसा मीन्स वातावरण बनाना चाहिए जिसमें बच्चे पढ़ाई लिखाई के साथ साथ में अपने जो हमारा इन्वायरमेंट है उससे भी संबंध स्थापित करने की कोशिश करें। अपने अधिगम यानी कि उनकी जो प्राइमरी स्टेज है उसमें पर्यावरण से भी बहुत ज्यादा सीखने की कोशिश करें। तो यहाँ पर एक हमें राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा के बारे में बताया गया है सन 2005 के बारे में, कि इसने इतना योग्य बनाया है कि बच्चे अपने एनवायरनमेंट के बारे में बहुत अच्छे से जान सकते हैं। देन उसके बाद इसलिए प्रारंभिक वर्षों में अधिगम बच्चों की अभिरुचियों और प्राथमिकताओं के अनुसार होना चाहिए और बच्चों के अनुभव एवं संदर्भित होना चाहिए, ना कि औपचारिक रूप से बनाया हुआ। बच्चों को समर्थ बनाने वाला वातावरण वह होता है जो बच्चों को विविध प्रकार के अनुभवों की दिशा में प्रेरित कर सके, जो बच्चों को कुछ करने और खुलकर अपने आप को अभिव्यक्त करने के अवसर प्रदान करे। साथ ही वे सामाजिक संबंधों में रचा बसा हो जिससे उन्हें स्नेह, संरक्षण व विश्वास की अनुभूति हो।
तो आई होप कि यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि बाल विकास में हमारा पर्यावरण से यानी कि एनवायरमेंट से क्या संबंध होता है, एनवायरमेंट हमारे लिए क्यों जरूरी है। देन उसके बाद एक सेल्फ टेस्ट हमारे सामने दोबारा आ चुका है, तो इसको भी अगर आप करेंगे तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि आपकी कितनी प्रोग्रेस हुई है। तो एक बार ये फर्स्ट क्वेश्चन हम जान लेते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर चुने। हमें यह राइट और रॉन्ग चुनना है। बच्चे के लिए योग्य बनाने वाले पर्यावरण की क्या विशेषताएं हैं। तो अब जो विशेषताएं हैं हमें उन पर राइट टिक करना है, देन जो गलत है उसको रॉन्ग करना है। तो प्रेरणा, अनुभव, प्रयोग के लिए कोई जगह नहीं, गर्माहट, असुरक्षा, विश्वास, मुक्त अभिव्यक्ति एंड निष्क्रिय। तो इसको आपको सेल्फ आंसर देना है। आप चाहे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। देन हमारे सामने फिलअप है कि रिक्त स्थान भरें। बच्चा अपने निकट पर्यावरण के साथ संबंध स्थापित करता है। यह पर्यावरण उसके अधिगम का आदेश संदर्भ बन जाता है। तो हमें 3 ऑप्शन दे रखे हैं, प्राथमिक, द्वितीयक एंड तृतीय। तो इन तीनों में से हमें एक फिल करना है। आपको आंसर पता ही है, हम ऊपर बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपको अभी भी नहीं पता चला तो आप देख सकते हैं हमारे सामने फर्स्ट लाइन में ही लिखा है कि बच्चे के आसपास का पर्यावरण एक प्राथमिक संदर्भ है। तो इसका आंसर मैंने आपको बता दिया है कि इसमें प्राथमिक आएगा कि बच्चा अपने निकट से पर्यावरण के साथ संबंध स्थापित करता है। यह पर्यावरण उसके अधिगम का प्राथमिक संदर्भ बन जाता है। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। देन अब हम नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, पर्यावरण को बच्चों के साथ जोड़ना, कि अपने एनवायरमेंट को हम चिल्ड्रंस के साथ किस तरह से जोड़ सकते हैं। तो चलिए एक बार जान लेते हैं इसके बारे में भी बहुत ज्यादा अच्छे से। 1 से 8वीं कक्षा तक 8 साल की अवधि बच्चे के विस्मयकारी विकास की अवधि है। इस काल के दौरान शरीर, तर्क शक्ति, बुद्धि, भावनाएं तथा सामाजिक कौशल तथा इसके साथ ही जीवन को मजबूत आधार देने वाले मूल्य तथा अभिधारणाएं आकार लेते हैं। यह बताया गया कि क्लास 1 से क्लास 8 तक ये इन 8 सालों में एक बच्चे का ऐसा विकास होता है जिसके दौरान बच्चे के शरीर, तर्क शक्ति, उसके जो पूरे क्वेश्चन आंसर करने की शक्ति है, और उसके बुद्धि, उसके माइंड, उसकी भावनाएं, फीलिंग्स जो है, उसके सामाजिक कौशल तथा इसके साथ जीवन को मजबूत आधार देने वाले कुछ मूल्य, अभिधारणाएं आकार लेते हैं। इस टाइम पे बच्चे के अंदर बहुत ही ज्यादा ग्रोथ होती है, बहुत ही ज्यादा डेवलपमेंट आती है उसके सोचने में, उसके समझने में, उसके क्वेश्चन पूछने में, क्योंकि उसका बचपना उस वक्त खत्म हो रहा होता है, वो एक मैच्योर बन रहा होता है। तो इसीलिए बच्चे में बहुत ज्यादा ग्रोथ होती है। तो इस अवधि में बच्चा केवल शैक्षिक अधिगम के लिए ही नहीं बल्कि जीवन के लिए शिक्षा के आधार का विकास कर रहा होता है। यहाँ बच्चा सिर्फ स्कूली शिक्षा के लिए अपने माइंड को डेवलप नहीं कर रहा होता बल्कि अपने पूरी लाइफ के लिए अपने माइंड को डेवलप कर रहा होता है कि उसके लाइफ के बारे में उस बच्चे को एजुकेशन दी जाए। जीवन के लिए शिक्षा पर्यावरण में ही होती है। जैसा कि हमने अब समझ लिया है कि पर्यावरण में हमारे आसपास के संसार का हर पक्ष सम्मिलित होता है। गरीबी बच्चे के स्वास्थ्य के विकास तथा शिक्षा के रास्ते में जबरदस्त रुकावट डालती है। खराब पर्यावरण के कारण इन बच्चों को बहुत कष्ट सहने पड़ते हैं। जब भी पर्यावरण दूषित होता है तो बच्चे सबसे पहले इसका शिकार बनते हैं। पर्यावरण की आपदाओं के कारण सबसे अधिक खतरे में पड़ते हैं क्योंकि वे प्रौढ़ व्यक्ति से भिन्न होते हैं। शरीर के आकार, अंगों की परिपक्वता, अपचे दर, व्यवहार, प्राकृतिक जिज्ञासा तथा ज्ञान की कमी इत्यादि घटकों में अंतर के कारण पर्यावरण के वर्तमान अपकर्ष का उन पर अधिक और अलग प्रकार का प्रभाव पड़ता है। उनके बचने की संभावना बहुत कम है। वे तो जन्म से पहले ही पर्यावरण के हानिकारक प्रभावों का शिकार हो जाते हैं। यहाँ यह बताया गया कि जो गरीबी है वो बच्चे के स्वास्थ्य पर और उसके विकास तथा उसकी शिक्षा के रास्ते में बहुत बड़ी रुकावट डालती है। अब कैसे, वो आप जानते हैं कि खराब पर्यावरण के कारण बच्चों को बहुत सारे कष्ट सहने पड़ते हैं। किस टाइप के, बच्चों को बीमारियां हो जाती हैं, कुपोषण हो जाता है, उन आपदाएं आती, प्राकृतिक आपदाएं भी पर्यावरण के कारण आती हैं। बच्चों
उनके शरीर के आकार, जैसे कि मैं बता ही चुकी हूँ। कुपोषण के कारण आप जानते हैं कुपोषण के कितने सारे डिसएडवांटेज हैं। अपचे दर, बच्चों का डाइजेशन सिस्टम खराब हो जाता है, उनके जो उनके व्यवहार है, मीन्स उनका बिहेवियर है, उसमें चेंजेस आते हैं, उनकी प्राकृतिक जिज्ञासा, एनवायरमेंट के प्रति उनकी गलत सोच बन जाती है। तो इन सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा बच्चों में कमी देखने को मिलती है कि पर्यावरण के कारण ही बच्चों में क्या क्या लक्षण पैदा होते हैं। अब ये क्यों? क्योंकि उन्हें एक अच्छे पर्यावरण में नहीं रहने को मिला, उनकी लाइफ जो है खराब पर्यावरण में हुई है, इसलिए उनकी सोच इस तरह से हो गई है। दूसरी तरफ बच्चे पर्यावरण के संरक्षण के लिए सक्रिय एवं शक्तिवान ताकत हैं। उनकी प्राकृतिक रुचि होती है, जिसे सरलता से पर्यावरण की रक्षा एवं संरक्षण के लिए प्रयोग किया जा सकता है। पर्यावरण संबंधित क्रियाओं में उन्हें लगाया जा सकता है और वे काफी प्रभावशाली तरीके से इनमें अपना योगदान दे सकते हैं। यह बताया गया है कि जब अगर पर्यावरण संरक्षण की बात आती है तो इसमें बच्चे सबसे बड़ी ताकत हैं, क्योंकि बच्चों को प्राकृतिक में रुचि होती है। वो प्राकृतिक संरक्षण के लिए बहुत सारे उपाय कर सकते हैं, उन इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए बहुत ही ज्यादा वो हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों में आप जानते हैं क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा होती है। देन उसके बाद बच्चे और पर्यावरण के मध्य संबंध को कई अंतरराष्ट्रीय उद्घोषणाओं और स्वीकृतियों ने भी पिछले दशक से स्वीकारा है। इनमें से कुछ निम्नलिखित हैं। यह बच्चे और पर्यावरण में जो संबंध है, मिस चिल्ड्रंस में एंड एनवायरमेंट में जो भी रिलेशन है, उसको कुछ अंतरराष्ट्रीय जो संस्थाएं होती हैं, जो उद्घोषणाएं हैं और स्वीकृतियां उन्होंने स्वीकारा है, वो क्या है हम जान लेते हैं। तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि चाइल्ड एंड जो एनवायरमेंट है, इनके जो रिलेशन है, उसको किन किन हम कह सकते हैं स्वीकृतियों ने, किन किन उद्घोषणाओं ने जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर थी, किन्होंने स्वीकारा है। तो सबसे पहले बाल अधिकारों पर सम्मेलन हुआ था 1989 में। तो उस वक्त बच्चों के और पर्यावरण के संबंध में बहुत बड़ी बात कही गई थी, तो वो आप पढ़ सकते हैं। मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ, ये कुछ बुलेट पॉइंट्स हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के ढांचे के भीतर बीमारी एवं कुपोषण का सामना, बच्चों के अस्तित्व, बचाव और विकास के लिए कार्य उद्घोषणा, कार्यान्वित करने के लिए कार्य योजना, बीमारियों तथा कुपोषण का सामना करने तथा शिक्षा के विकास के द्वारा पर्यावरण का सुधार, आवास कार्यावली, बच्चों तथा युवाओं की आवश्यकताओं, विशेष तौर पर उनके रहने वाले पर्यावरण से जो संबंधित हो, उनमें पूरा ध्यान रखा जाए। 8 देशों के पर्यावरण अग्रणीय की बच्चों के पर्यावरण स्वास्थ्य पर उद्घोषणाओं, बच्चे पर्यावरण के कई आयामों से जोखिमों का सामना करते हैं, खासकर वे प्रदूषण से बुरी तरह प्रभावित होते हैं। बच्चों को इन पर्यावरण के बुरे प्रभावों से दूर रखना होगा। G8 देशों के पर्यावरण मंत्रियों की विज्ञप्ति, विकास की नीतियां और लागू करने की क्रियाएं बच्चों को सुरक्षित पर्यावरण प्रदान करती हैं। जन्म से पूर्व तथा जन्म के तुरंत बाद के विकास सहित उन्हें स्वास्थ्य के उच्चतर स्तर तक ले जा सकती है। तो आपको समझ आया होगा कि जो हमारा बाल अधिकारों पर सम्मेलन हुआ था 1989 की, बाल बच्चों को क्या क्या अधिकार दिए जाएं, किस तरह से इन्वायरमेंट में बच्चों में संबंध स्थापित किया जाए, बच्चों को किस तरह से इन्वायरमेंट के जो डिसएडवांटेज है उनसे किस तरह बचाया जाए। तो ये सारी बातें की गई थी। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आई हो। देन उसके बाद सेकंड है यूरोप तथा मध्य एशिया के बीच के लिए बर्लिन। आप बर्लिन जानते हैं, बर्लिन जर्मनी में स्थित है। तो बर्लिन प्रतिज्ञा सामाजिक एवं आर्थिक अवस्थाओं का ध्यान किए बिना प्रत्येक बच्चे का संरक्षण करो, पर्यावरण के खतरों से वे घिरे रहते हैं। ऐसे शहरी तथा ग्रामीण पर्यावरण का निर्माण करो जिसमें बच्चों का सामना हो, जिसमें बच्चों का सम्मान हो, जिसमें कई प्रकार के खेल तथा अनौपचारिक अधिगम के अवसरों के लिए घर तथा स्थानीय समुदाय में बच्चों की पहुंच हो। देन उसके बाद थर्ड जो है संयुक्त राष्ट्र की आम सभा। अब संयुक्त राष्ट्र संघ जो है उसकी आम सभा हुई थी मई 2002 में। तो इसमें बच्चों के बारे में क्या क्या नियम बनाए गए थे आप जान सकते हैं। ये 10 नियम हैं।
कोई भी बच्चा इससे अछूता ना रहे, मीन्स एनवायरमेंट से अछूता ना रहे। बच्चों को हमेशा प्राथमिकता मिले, हर बच्चे की देखभाल मिले। HIV एड्स से लड़ा जाए, बच्चों को हानि पहुंचाना तथा उनका शोषण बंद हो, बच्चों की बात सुनी जाए, हर बच्चे को शिक्षा दी जाए, बच्चों को युद्ध से बचाया जाए, धरती को बच्चों के लिए बचाया जाए, गरीबी से लड़ा जाए, बच्चों पर निवेश किया जाए। साधन बच्चों के लिए भौगोलिक आंदोलन, पर्यावरणीय हालात तथा और भौतिक निम्न स्तरीय आपदाएं बहुत साधारण हो गई हैं तथा निर्धन व्यक्ति जो कि उच्च जनसंख्या वाले शहरों में रहते हैं वे छूत की बीमारियों से नहीं बच पाते। अंत में वे अस्वस्थ पर्यावरण सभी प्रकार के बच्चों को प्रभावित करता है। उनकी शिक्षा की बात तो क्या करें। यहाँ बताया गया है कि जो लोग में यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपदाएं होती हैं, बहुत लोग गरीब हैं, तो जहाँ बहुत ज़्यादा जनसंख्या होती है तो वे छूत की बीमारी से नहीं बच पाते। एंड वहाँ हम स्वास्थ्य, तो उनके स्वास्थ्य को बहुत ज़्यादा हानि होती है। और शिक्षा की तो बात हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि जहाँ जनसंख्या ज़्यादा होगी वहाँ शिक्षा की बहुत ज़्यादा कमी होगी। तो आई होप कि आप बहुत अच्छे से समझ गए हों। देन उसके बाद हमारे नेक्स्ट पॉइंट है, आप देख सकते हैं, अधिगम हेतु पर्यावरण के महत्व को पहचानना। तो ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। तो आई होप कि आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा समझ आई हो। एंड दोनों टेस्ट आप ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि हाँ आप कहाँ तक पहुँचे हैं, कहाँ तक आपको समझ में आया है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एजुकेशन टेक फ्लो।